हेलो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 5 और ऐसे मैं लेक्चर 4 में पार्ट 1 में करा चुका हूँ और लेक्चर 5 में मैं पार्ट 2 को कंप्लीट करूँगा। ऐसे कहने का मतलब है कि आपका वो प्रीवियस जो मैं लेक्चर कराया था लेक्चर नंबर 4 में, जो कि सॉल्युबिलिटी था, और सॉल्युबिलिटी में कुछ मैं रिलेशन भी करके मैं बताया था, कुछ फेज भी बताया था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसमें पूरी कंप्लीटेड नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में जहाँ तक से हम लोग देखेंगे कि उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए। और ये भी मैं डिस्कस किया था उस टॉपिक के अंदर कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के कुछ फेज पे मैं डिस्कस किया था। तो सॉल्युबिलिटी में क्या बताया था कि कितने हमारे मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट एक दिए गए पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट कहने का मतलब कि एक फिक्स कर दिया गया कि आपका सॉल्वेंट इतना ही है और आप उसमें कितना सॉल्यूट को डाल रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट क्या है सॉल्यूट का, कि एक दिए गए पार्टिकुलर सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर रहे हैं। उसी को मैं क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी। उस सॉल्युबिलिटी के बाद में कुछ फेज का भी मैं डिस्कस किया था, बाकी आपके पास में 6 फेज को भी मैं डिस्कस करके बताया था, और उस 6 फेज का मैं एग्जांपल भी आपको लाइन बाय कराया था। और उसमें मैं ये भी बताया कि उस 6 फेज के अंदर से मात्र मुझे 2 ही फेज आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री में पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर में। और वो जो हमारा फेज है, जो फर्स्ट फेज का हम लोग डिस्कस किए थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट। सेकंड जो मैं डिस्कस किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मैं सबसे फर्स्ट सेकंड वाले से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सेकंड वाला अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर फर्स्ट वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं उसके आगे आज देख रहा हूं। ऐसे तो मैं उसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस भी किया था कि फेज के बारे में हल्का फुल्का मैं उसमें डिस्कस भी कर दिया था कि क्या होता है, फेज को क्या लेते हैं तो क्या हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। और मैं ये भी बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिश्रण होता है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो मैं फेज चेंज कर करके आपको दिखाया था कि अगर आपका फेज अगर गैस रहे या लिक्विड रहे या सॉलिड रहे, तो उसको अगर किसी सॉल्वेंट में सेम फेज के साथ करते हैं। और ये भी बताया कि अगर 3 केस में लेकर बताया था, एक बार पूरे सॉल्वेंट को सॉलिड, एक बार मैं पूरे सॉल्वेंट को लिक्विड, और एक बार पूरे सॉल्वेंट को मैं गैस लेकर शो किया था। तो वहां पे मैं टोटल फेज का डिस्कस किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी के अंदर, और मैं कुछ इस सॉल्युबिलिटी को आगे मैं बढ़ाता हूं, नोट में देकर कुछ बता रहा हूं क्या होता है। और सबसे फर्स्ट सॉल्युबिलिटी का तो आप डिफाइन जान गए। सॉल्युबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी हमारा नेचर पे डिपेंड करता है। और नेचर किसका? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का। ये हमारी क्या है, जो हमारा सॉल्युबिलिटी है, इस पार्टिकल्स पे हमें डिपेंड करते हैं। मतलब इस फेज पे जो भी हम लोग करें, जो इस सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्वेंट पर डिपेंड कैसे किया, सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड किया, प्रेशर पे कैसे डिपेंड किया, बाकी सब कुछ मैं आगे डिस्कस इसमें करूंगा। तो देखते हैं आगे। पहले इसको नोट में डाल के लिख लीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन nature of solvent, temperature and pressure। ठीक है, तो इतने हमारे नेचर पे डिपेंड करते हैं। और इसी जितने हम नेचर से बात करूंगा, ये टोटल हमारे इसी के ऊपर सॉल्युबिलिटी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब मैं बात करूंगा कि सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करता है इस चीजों पे, तो कैसे करता है मैं उसको समझूंगा। तो मैं अब हम स्टार्ट करता हूं। हमारा जो मुझे इसमें 2 पढ़ना है,
वो मैं आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, दो कौन पढ़ना है, solubility of gas of solute in liquid of solvent। तो यहां से मुझे एक क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूट जो होगा वो गैस का होगा, किसमें, सॉल्वेंट, लिक्विड के सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लिक्विड लेंगे। मतलब कि इसकी अमाउंट हमारे सॉल्युबिलिटी के केस में ज्यादा ही रहेगा। और दूसरा मुझे जो डिस्कस करना है वो इसके बारे में डिस्कस करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड of solute in liquid of solvent। मीन्स इसमें भी हमारी जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड के ही फेज में होगा, बट थोड़ी सी अलग है कि जो फर्स्ट केस में देखूंगा उसमें गैस के पार्टिकल से एज्यूम करके देखूंगा और सेकंड में मैं सॉलिड को लेकर देखूंगा। तो आप जब गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड में पढ़िएगा तो उसी से आपका हेनरी भी डिफाइन होगा और इससे आपका हेनरी ही क्लासिफाई हो सकता है कि आपका हेनरी क्या था, हेनरी किस चीज को कहते हैं, और उसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पॉइंट को। तो आप यहां पे फैक्टर दीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट में। फर्स्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां से। इसमें मैं नोट करूंगा कि जो सॉल्यूट गैस का है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट किसका है, लिक्विड। तो जो गैस के पार्टिकल जब लिक्विड में हम लोग डालेंगे तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब कि वो किस किस पर उसका अफेक्टेड होता है। मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट आर। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मैं यहां ऊपर नोट किया हूं कि सॉल्यूट के नेचर पे। मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा कि नेचर ऑफ गैस। अब बात है कि वहां मैं सॉल्यूट लिखा हूं, मैं यहां गैस लिखा हूं, तो सर यहां तो मैं सॉल्यूट किसके फेज में लिया हूं, तो गैस के तो फेज में लिया हूं, तो उसकी नेचर क्या होगी, गैस ही तो होगी, तो इसलिए वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। सेकेंड, टेम्परेचर। थर्ड, प्रेशर। तो लाइन में लाइन से हम सबका डिस्कस करूंगा। पहले नेचर ऑफ गैस का करूंगा, टेम्परेचर का करूंगा, प्रेशर का करूंगा। अब बात है कि नेचर ऑफ गैस। इस नेचर ऑफ गैस को सबसे फर्स्ट समझने से पहले इसमें आपको पोलर और नॉन पोलर को समझना पड़ेगा कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। देखिए एक मैं एग्जांपल देकर आपको शो करा रहा हूं कि पोलर किसको बोलता हूं और नॉन पोलर किसको कहता हूं। पोलर का मीन्स ही होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या होता है, सेम टाइप के हमारे एटम कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल्स तैयार करता है। ये किसके फेज में होगा, किसके फेज में, ओ यहां थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए, यहां पे डिफरेंट टाइप होगा ये, सॉरी पोलर में हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करके हमारा जो मॉलिक्यूल्स तैयार करता है उस मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूंगा, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? क्योंकि बहुत लोगों को समझ में यहां नहीं आता है कि पोलर मतलब क्या है। पोलर मतलब बहुत लोग समझते हैं कि सेम नहीं है, मतलब कि अलग अलग हमारे एटम मिलके जो मॉलिक्यूल्स तैयार करेंगे, वही जो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ हमारा है दूसरा केस है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर क्या होता है कि जब सेम टाइप के एटम
आपस में कंबाइन करता है, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन पोलर का मतलब क्या है कि दो अगर एटम है, एटम किसको कहते हैं, एटम उस चीज को कहते हैं कि जो हमारे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल से मिलकर जो हमारा बनता है उसको मैं एटम बोलता हूं। इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज कीजिए कि आपको जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा हमारा H2। और पोलर के केस में क्या होगा हमारा, जब आप H2 प्लस O मिला रहे हैं, इसको मिलाइएगा तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि सिंपल अगर कहा जाए कि जब OH को H के साथ मिला दीजिएगा तो दोनों अलग अलग है कि नहीं, OH जो है एक अलग एटम है, H जो है एक अलग एटम है, तो जब आपस में कंबाइन करता है तो H2O का फॉर्म करता है। तो इसमें दोनों जो एटम हुआ अलग अलग हुआ। इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जब H को Cl के साथ मिलाइएगा तो HCl का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब कि दोनों की हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग है, प्लस पॉइंट की दोनों का हमारा डिफरेंट एटम भी है, दोनों के एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है। इसके वजह से भी ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा बन सकता है, पोलर फॉर्म हो जाएगा। और इसमें हमारा सेम टाइप ऑफ एटम जब रहेगा तो उसकी एटॉमिक नंबर भी क्या होगी, सेम होगी। और एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सेम होगा। तो जब हमारे दो सेम टाइप के एटम कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ गैस में पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मैं डिस्कस किया, तो इसको मैं समझूंगा कि नेचर ऑफ गैस पे ये कैसे डिपेंड करता है, इसको मैं ध्यान से समझूंगा। और जहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, जहां तक से हमें होगा कि मैं आपका हेल्प जरूर मैं करूंगा। और चलते हैं आगे, देखते हैं नेचर ऑफ गैस। मैं इसका डिस्कस कर रहा था, नेचर ऑफ गैस ये क्या है, गैस का नेचर क्या क्या है। देखिए गैस का नेचर हमारा दो ही चीज हो सकता है, एक होगा पोलर, दूसरा होगा नॉन पोलर। मींस कि इसमें आप गैस के नेचर से इसको कैसे क्लासिफाई कीजिएगा कि हमारा ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। हाँ सर, ये मैं ऐसे कर सकता हूं कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, आपके पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड आपका इसमें फिल है। ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें, और इस लिक्विड के ऊपर हमारा गैस के पार्टिकल्स में कुछ डाला हुआ है, ठीक है। सपोज कर लिया ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हुआ और ये हमारा लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए। मींस कहने का मतलब क्या है, कि मैं इस गैस पार्टिकल्स को किस में डिजॉल्व कर रहा हूं, लिक्विड में। अब ये लिक्विड में डिजॉल्व करने पर हमारा इसमें क्या गैस का इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे ये समझना है। कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ गैस का पार्टिकल्स किस नेचर में है, लिक्विड का पार्टिकल किस नेचर में है, बट फेज की दोनों तो अलग अलग है। बट नेचर क्या क्या में लिया और क्या ये नेचर लेने पर ये डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को मैं इसमें समझ रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपका जो गैस की जो पार्टिकल्स है वो मैं पोलर गैस लिया। क्या लिया मैं, पोलर गैस। जब मैं पोलर गैस लूंगा तो इसका मिश्रण में पोलर अगर सॉल्वेंट के साथ कराता हूं, समझिएगा ध्यान से।
क्या है ये मेरा कि जब आप गैस का नेचर पोलर लिए और सॉल्वेंट का नेचर अगर आप पोलर लिए, मतलब सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है, पोलर लिक्विड। ये क्या है, पोलर लिक्विड में लिया, तो लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट का केस है, गैस जो है वो सॉल्यूट का केस है। तो पोलर गैस को पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करने पर क्या ये मेरा सॉल्युबल हो जाएगा? एब्सोल्युटली ये सॉल्युबल होगा। तो कैसे होगा? सपोज एक एग्जांपल में देकर आपको समझाऊंगा, एग्जांपल समझिएगा। ये मैं एज्यूम किया कि गैस के जो पार्टिकल्स में यहां लिया हूं ये मेरा सॉल्यूट है और मैं यहां लिक्विड लिया हूं, ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। बट मैं ये भी काम किया हूं कि जो गैस का पार्टिकल्स में लिया वो हमारा पोलर के फॉर्म में है और जो मैं लिक्विड भी लिया वो भी क्या है, हमारा पोलर के ही फॉर्म में है। तो कहने का मतलब कि दोनों की नेचर क्या है, पोलर है। आज जब पोलर तो जब आप एडिंग कीजिएगा तो उसमें अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है। आज जिसके अंदर अट्रैक्शन कितना भी अच्छा हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है। ये केस समझे कि किसी पार्टिकल्स के अंदर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ती है। तो मींस यहां से मैं केस से क्या समझा कि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो, बढ़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां मेरा बात है कि आप क्वेश्चन से उठा सकते हैं इसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका यहां ज्यादा कैसे होगा। तो हाँ देखिए, दोनों तो मैं पोलर लिया। अब पोलर में मैं आपको समझाया क्या कि पोलर मींस क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल में यहां दे रहा हूं कि सपोज कीजिए कि आपके पास HCl है और HCl क्या है, HCl इज द पार्ट ऑफ गैस। मतलब ये HCl एक गैस का पार्ट, मतलब एक पार्टिकल्स है। और जब इसको आप वाटर के साथ मिक्स करिएगा, जब ये वाटर के साथ मिक्स करिएगा तो यहां हमारा H बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग जहां आपका बनेगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और H बॉन्डिंग कहां बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है। तो इसको भी मैं देख रहा हूं कि कैसे ये बन रहा है। मैं कैसे बोलूंगा कि H बॉन्डिंग है। H बॉन्डिंग का मीन्स ही होता है, H बॉन्डिंग का मीन्स होता है, H बॉन्डिंग मीन्स बॉन्डिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H बॉन्डिंग का मींस क्या है, बॉन्ड होगा किसके बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, बॉन्ड बिटवीन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी को मैं क्या बोलूंगा, H बॉन्डिंग। अब तो देखा जाए कि क्या ये मेरा कैसे इसमें H बॉन्डिंग बन रहा है। तो देखिए आप, HCl ऐसे जुड़ा हुआ है और आपका H2O कहीं आपका ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे अब बात है कि यहां HCl जो है ये किस किस फॉर्म में टूटता है। सबसे फर्स्ट HCl जो ब्रेक होता है, HCl जो ब्रेक होता है वो H+ में और Cl- में होता है। अब यहां H2O है, तो H2O का ब्रेकिंग कैसे होता है, यहां तो आप क्लियर हो गया होगा कि H+ में टूटता है और Cl किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। और H2O किस फॉर्म में टूटता है, H2O का फॉर्म जो टूटता होता है वो H+ में और OH
माइनस में। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ H प्लस में टूट रहा है, क्लोरीन माइनस में टूट रहा है, और यहाँ H प्लस में टूट रहा है। तो यहाँ क्या हमारा OH पर तो चार्ज फ्री माइनस होती है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे प्लस माइनस जब कंबाइन होगा तो क्या यहाँ पे फॉर्मेशन किया HCl बना कि नहीं। अब ये देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ मिलेगा, ये प्लस इस माइनस के साथ मिलेगा, तो क्या मेरा H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा? यस होगा। जब ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग किया जाएगा तो वहां H बॉन्डिंग का फॉर्म होगा, और जहां H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ वहां पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्लियर है कि इसके केस में पोलर गैस और पोलर लिक्विड को जब मैं मिक्स करूंगा तो वहां पे हमारा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। In case of polar gas can mix with the polar solvent, then the solubility also increases. But when non-polar gas particles are dissolved in non-polar liquid, then the solubility is decreases. Why? Because force of attraction between the gas particle and the liquid particle is decreases. So the solubility is also decreases. क्लियर है? तो ये हमारा क्या था? पोलर गैस और पोलर सॉल्वेंट, मतलब ये नेचर्स का ये फर्स्ट पॉइंट। अब इसी में मैं यहाँ पे ही सेकंड केस में लिखता हूं कि जब अगर आप नॉन पोलर लेते हैं, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करने के बाद मैं उसको ही शो कर देता हूं। अब यहाँ मैं डिस्कस किया पोलर गैस और पोलर सॉल्वेंट का, कुछ देख लेते हैं नॉन पोलर और नॉन सॉल्वेंट का। बट नॉन पोलर गैस और नॉन पोलर लिक्विड को जब मैं डिसॉल्व करता हूं तो वो हमारा आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है, बट उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। देखा जाए नॉन पोलर गैस और नॉन पोलर सॉल्वेंट को जब आप आपस में कंबाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कंबाइन। तो नॉन पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ जब आप मिक्स कीजिएगा तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, बट आप ऐसे एग्जांपल आप ले लीजिए, O2 को O2 के साथ आप क्या कंबाइन कर सकते हैं? नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेम टाइप के एटम जो होते हैं नेचर ऑफ गैस के पार्टिकल्स में कंबाइन नहीं करते हैं, और कंबाइन नहीं करने से इसके बीच रिपल्सन क्रिएट होता है, और इसके बीच जितना ही हमारा रिपल्सन होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कि जहां रिपल्सन ज्यादा तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वहां सॉल्युबिलिटी भी कम। आप बताइए, समझ में आया? क्लियर है कि सेम टाइप के हमारे जब गैस के पार्टिकल्स को भी अगर हम नॉन पोलर लेते हैं, लिक्विड को भी नॉन पोलर में लेते हैं, तो ये हमारा डिसॉल्व नहीं करता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी इस केस में क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इतना समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ गैस पर कैसे डिपेंड किया। चलते हैं थोड़ा सा इसमें एक नोट में पॉइंट डाल के लिखिएगा कि ऑक्सीजन आर वेरी लेस एज कंपेयर टू HCl। HCl के कंपेयर में ऑक्सीजन बहुत लेस होता है। किसके कंपेयर में? HCl के। बिकॉज क्योंकि कि ऑक्सीजन क्या है? सेम टाइप का हमारा है, और HCl क्या है? डिफरेंट टाइप का है।
तो इसलिए हमारा पोलर के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन नॉन पोलर के केस में सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसलिए ऑक्सीजन आता वेरी लेस एज कंपेयर्स टू HCl इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसको नोट कीजिए, सेकंड पॉइंट को बताते हैं। यहां तक में देखा कि ऑक्सीजन हमारा बहुत लेस होता है और HCl के कंपेयर में, बट कि ऑक्सीजन लेस कैसे होता है? ऑक्सीजन लेस कब होगा? मतलब कि डिसॉल्व कराने के समय। तो मतलब कि ऑक्सीजन हमारा आसानी से डिसॉल्व नहीं करेगा, मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी को वो क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? वेरी लेस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है डिसॉल्व करता है। मतलब कि मींस क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन आर डिसॉल्व इन वेरी लेस, बहुत कम करता है एज कंपेयर्स टू HCl। तो यहाँ भी मैं इस चीज को मैं लिख दिया था कि इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी मतलब कि डिसॉल्व आ गया उसके ऊपर, मैं यहाँ शो भी कर दिया कि डिसॉल्व इन वेरी लेस। तो चलते हैं आगे, सेकंड पॉइंट में नोट करूंगा कि सेकंड क्या है इसके अंदर। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर पे क्या सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट पड़ती है? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो अब बात है कि लो कैसे घटेगा भाई? तो इसको समझने के लिए फिर वही कंटेनर का मैं एक उपयोग करूंगा और उस कंटेनर में मैं क्या लूंगा? लिक्विड लूंगा, और उस लिक्विड में मैं गैस के पार्टिकल्स को मैं डाला, और इसी गैस के पार्टिकल्स के हम लिक्विड में मुझे क्या करना है? डिसॉल्व कराना है। और मैं इधर नीचे से मैं क्या इसमें दे रहा हूं? टेम्परेचर। मैं यहां से क्या दिया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने से क्या होगा? टेम्परेचर देने से जो गैस के पार्टिकल्स है उसके अंदर हमारा रेंडमाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि वो हमारा फ्रीडम की तरह मूव करने लगेगा। मतलब कि ये रेंडम मोशन में, मतलब कि जिगजैग मोशन में इस लिक्विड के अंदर वो मूव करने लगेगा, मतलब कि वो मिक्स नहीं होगा। मतलब मिक्स तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही मैं उसको हीट दिया तो गैस के पार्टिकल्स हमारा फ्री स्टेट में उसमें मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जो लिक्विड है वो भी अपना क्या करेगा? अपने फेज को गैस के फॉर्म में चेंज करेगा, और गैस के फॉर्म में चेंज करके वो भी हमारा किसके फॉर्म में घूमने लगेगा? फ्री स्टेट में वो मूव करने लगेगा। तो इसीलिए जैसे ही वो गैस के पार्टिकल फ्री स्टेट में मूव करेगा उस कंटेनर में, तो हमारा वहां पे वो सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे मैं इस लिक्विड को बढ़ाता जाता हूं तो गैस के पार्टिकल्स का रेंडमाइजेशन उतना ही ज्यादा बढ़ती है, और रेंडमाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी उतना ही डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, when temperature is increases, then solubility of gas of solute in liquid of solvent is decreased। क्लियर है कि जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। तो मैं यहां से क्या देखा? कि मैं हीट दिया तो जो ये गैस के जो पार्टिकल्स है, ये जो मेरा गैस के पार्टिकल्स है, इसमें हमारा रेंडमाइजेशन क्रिएट हो गया, और जितना ही रेंडमाइजेशन क्रिएट होगा उतना ही वो फ्री स्टेट में
मूव करना स्टार्ट करेगा। और रेंडमाइजेशन मतलब क्या था, पहले हमारा ये रुका हुआ था, मैं हीट दिया तो ये अपना पार्टिकल दूर दूर भागने लगा, और दूर दूर जैसे भागेगा तो इसके बीच हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच रेंडमाइजेशन क्रिएट होगा। रेंडमाइजेशन क्रिएट होगा तो ये पार्टिकल के साथ सॉल्युबल होगा नहीं करेगा, और जैसे ये पार्टिकल के साथ सॉल्युबल नहीं करेगा तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी। तो अब देखिए, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर हम गैस पार्टिकल्स को लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो हमारा सॉल्वेंट तैयार होता है, ठीक है। आज जब गैस को लिक्विड में जब मिलाएंगे तो सॉल्वेंट तैयार होगा, प्लस हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहां काम करेगा। अब बात है कि वहां एक्सोथर्मिक प्रोसेस का वर्क कैसे होगा। तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि जैसे ही गैस के पार्टिकल्स इस लिक्विड में मिलाना है मुझे, तो उसका दोनों का जो फॉर्मेशन जो होगा वहां से जैसे ही तैयार होगा, जैसे ही मिलेगा लिक्विड के साथ, तो वहां से हमारा हीट रिलीज होगा। तो यहां से हीट कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो हीट जितना ही ज्यादा रिलीज होगा, तो हीट जितना ही ज्यादा रिलीज होगा तो उतना ही हमारा उसकी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, उतना ही हमारा घटेगा। मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी मतलब क्या, कितना ज्यादा मेरा हीट रिलीज हो रहा है। किसी गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड में सॉल्युबल करने पर जो सॉल्वेंट तैयार होगा वहां से हमारी हीट रिलीज होगी, और वहां से जैसे ही मेरा हीट रिलीज होगा तो उसमें चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो एक आप यहां पे थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन आप जानते होंगे, थर्मोडायनेमिक्स एक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं वहां पे डिस्कस आपको करूंगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इस केस में मैं बताया था कि डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा। तो डेल्टा एच यहां निगेटिव कैसे हो रहा है, जब गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड में मैं डिसॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्वेंट तैयार होगा, और सॉल्वेंट कैसे तैयार होगा, वहां से जैसे ही मेरा लिक्विड को गैस के पार्टिकल्स में मिला रहा हूं तो वहां से हमारी हीट बाहर निकल रही है, और हीट जैसे ही मेरा वहां बाहर निकलेगा तो चेंज इन एंथैल्पी उतना ही घटेगा। मतलब कि हीट बहुत मात्रा में ज्यादा बाहर स्टेट करें, मतलब निकल रही है। तो इससे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। अब इसमें डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एस क्या है, ये सब देखा जाए तो डेल्टा जी को मैं बोलता हूं गिब्स एनर्जी। क्या बोलता हूं, गिब्स एनर्जी। और यहां डेल्टा एच को मैं बोलता हूं क्या, फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां मैं देखा कि चेंज इन एंथैल्पी क्या हो रही है, घट रही है। तो अब बात है कि डेल्टा एस क्या होगा, तो फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स कहें या चेंज इन एंट्रोपी कहा जाए, चेंज इन एंट्रोपी कहा जाए। तो चेंज इन एंट्रोपी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे सॉल्वेंट हमारा सॉल्युबल होगा तो वहां से हीट बाहर निकलेगा, तो डेल्टा एस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाँ सर, तो डेल्टा एस भी हमारा निगेटिव होगा। तो डेल्टा एस निगेटिव कैसे होगा, कि मतलब कि जैसे ही मैं हीट दूंगा तो इस पार्टिकल्स के बीच फ्रीडम क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि ये इधर उधर घूमना स्टार्ट करेगा, और जितना हीट ज्यादा बाहर निकलेगा, जितना ज्यादा हीट बाहर निकलेगा, मतलब कि जो ये लिक्विड है वो किसके फेज में चेंज हो रहा है, धीरे धीरे गैस के पार्टिकल्स के फेज में चेंज हो रहा है। और गैस के पार्टिकल के जो फेज जो चेंज हो रहा है वहां से हमारी हीट बाहर रिलीज हो रही है, और हीट जब बाहर रिलीज होगा तो ये गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर भागेगा, और बहुत दूर दूर भागने की वजह से इसकी डेल्टा एस जो होगा निगेटिव होगा। मतलब कि जो पार्टिकल्स का जो फ्रीडम होगा उतना ही बढ़ जाएगा, और पार्टिकल का जितना ही फ्रीडम बढ़ेगा उतना ही उसकी हमारी चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो फिर यहां से मैं क्या देखा कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
तो क्या मेरा डेल्टा एस में क्या रखूंगा यहाँ पे निगेटिव, और डेल्टा एच भी क्या है ये भी निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव निगेटिव जुड़ के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव जब फॉर्म करेगा मतलब कि टी यहाँ पे क्या है शो कर रहा है टेम्परेचर। अब यहाँ में देखा कि डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हमारा निगेटिव कैसे हो रहा है, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच क्या क्रिएट हो जा रहा है फ्रीडम। और फ्रीडम कैसे हो रहा है कि जैसे मैं इस पार्टिकल्स को हीट दे रहा हूं मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से इस पार्टिकल्स के बीच हमारा रेंडमाइजेशन क्रिएट होगा, और रेंडमाइजेशन क्रिएट होने के वजह से ये पार्टिकल्स हमारा लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, और लिक्विड के अंदर जैसे ही हमारा डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एस क्या होगा निगेटिव। अब बात है कि डिसॉल्व बाद में होगा, मतलब कि जितना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे हो सकता है कि लिक्विड जो पूरे गैस के ही फेज में चेंज हो जाए, बट लेकिन इस केस में मुझे फॉर्म जो सॉल्वेंट का बनेगा वो किस में फॉर्म होगा लिक्विड के फेज में होगा, और लिक्विड के सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड के फेज में बना, इसका मतलब कि गैस के पार्टिकल किस में चेंज हो रहा है, जो ये जो गैस के पार्टिकल है खुद अपने ही फेज में है, बट लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो हमारे गैस के ही फेज में हो जाएगा, तब तो हमारी सॉल्वेंट यहाँ गैस की बन जाएगी। तो यहाँ पे तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि मुझे तो लिक्विड के फॉर्म में ही चेंज करना है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारी लिक्विड के फॉर्म में तैयार करना है। तो यहाँ पे देखा कि डेल्टा एस निगेटिव हुआ, और डेल्टा एस निगेटिव और यहाँ निगेटिव जब दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा प्लस। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ से रिलेशन क्या देखा कि जितना यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, जितना ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा हीट उतना ही रिलीज होगी, हीट उतना ही रिलीज होगी मतलब कि हीट जितना ज्यादा हमारा बाहर निकलेगा वो उतना ही निगेटिव होगा, कि मींस चेंज इन एंथैल्पी इज डिक्रीजेज, और चेंज इन एंथैल्पी डिक्रीजेज मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव इन दिस केस। तो सो डेल्टा जी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव। जब हमारी किसी रिएक्शन के अंदर गिब्स एनर्जी नेगेटिव हो जाता है तो कहने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन खुद अपने आप से हो रहा है, मतलब खुद अपने आप से होना मतलब क्या है, तो इस जो रिएक्शन खुद अपने आप से हो जाए तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला जाता है, और जिस रिएक्शंस को मुझे करवाना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलता हूं। क्लियर है। तो यहाँ मेरा डेल्टा जी निगेटिव होना का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन हमारा क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस का मींस क्या है कि इसमें हमारा रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा इस पे मेरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप से रिएक्शन होगा। इसके मतलब कि रिएक्शन कभी बढ़ा भी सकता है कभी घटा भी सकता है। तो बहुत रेयर केस में ये हमारा हमेशा डेल्टा जी निगेटिव ही होता है, और डेल्टा जी निगेटिव होने की वजह से क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्या है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मुझे हमेशा क्या मैं सोचूंगा कि कोई रिएक्शन हमारा हमेशा किसके फॉर्म में जाए पॉजिटिव के केस में जाए, कभी भी हमारा रिएक्शन घटे न। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 25% कोई सॉल्यूट लिए हैं, आप 75% आप कोई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ले लिए, तो इसकी सॉल्यूशन हमेशा हम क्या सोचूंगा कि 100% बन के तैयार हो, क्योंकि हमें तो हमेशा किसको फेस करना है कि 100% पे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होकर मुझे दिखाई दे। तो इसके मतलब क्या है कि इस रिएक्शंस को जो मैं करा रहा हूँ खुद अपने से ही तो करा रहा हूँ ना, तो हमारी हमेशा क्या रहेगी कि हमेशा हम रिजल्ट किसमें सोचूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स में हमारा ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। बट इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जैसे मान लीजिए 25% सॉल्यूट ही है और 75% हमारा सॉल्वेंट ही है, तो मैं यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका 100% रिएक्शन बनेगा जो कि खुद अपने आप से जो हो रहा है। यहाँ पे आपका हो सकता है कि 40% भी रिएक्शन बन सकता है, प्लस 60% जो हो हमारा बाहर हो जाता है, और 40% जो रिएक्शन खुद अपने से बन जा रहा है, इसके मतलब वो डेल्टा जी हमारा क्या होगा सॉल्वेंट से कम हुआ कि नहीं हुआ। और जब सॉल्वेंट से कम होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू कहाँ जाएगी
पॉजिटिव में कि निगेटिव में? निगेटिव में ही न जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट का ही फेज हमारा रहना चाहिए सॉल्यूशन में भी। आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का केस हमारा 75% बना रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मिस हो रहा है तो सॉल्यूशन हमारा 40% बन रहा है। जब 40% बनेगा तो इसके मतलब 75 से 40 क्या है? कम है। तो इसके मतलब कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। इसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मींस क्या है कि ये रिएक्शन हमेशा हमारा सॉल्वेंट से कम परसेंट में ही बनके रेडी होगा। और बट इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जितना मैं पार्ट्स लूंगा वो हमेशा उससे ज्यादा हमारा सॉल्यूशंस का पार्ट बनके तैयार होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 25% कोई सॉल्यूट मिलाए हैं और 75% कोई सॉल्वेंट मिलाए हैं, तो हमेशा हमारा रिजल्ट हम सोचूंगा कि किसमें बने? हमारे 100% में बने। तो क्या मेरा सॉल्वेंट 75% और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 100%, तो क्या 75 से 100 क्या है? हमेशा बड़ा है। और जितना ही ज्यादा होगा उसकी डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा किसमें आएगी? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी किसके मतलब वो रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या हुआ कि किसी रिएक्शंस को खुद मैं करा रहा हूं। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि किसी रिएक्शंस को अपने से हो जा रहा है। ये था हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड बात कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या इस पे इफेक्ट पड़ा, डेल्टा जी कब हुआ। मैं इसको थर्मोडायनेमिकल से आपको रिलेट करके मैं बताया, और ये मुझे उम्मीदें हैं कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो इसको बार बार आप इसको देखिए, और इसके बाद में थर्ड इसका पॉइंट में प्रेशर से डिस्कस करूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर? जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? पहले इसको नोट कर लीजिए कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस then solubility is also increases। इससे कहने से हमें क्या मिला कि प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? सॉल्युबिलिटी का। तो मैं इसको कैसे समझूंगा कि भाई प्रेशर तो बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ गई। तो अगर सपोज कीजिए कि इससे पहले मैं एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में हमारा गैस के पार्टिकल्स थे और लिक्विड के भी पार्टिकल्स थे। जब उस कंटेनर के ऊपर से आप प्रेशर दीजिएगा तो ये आप माइंड में रखिए कि जहां आप प्रेशर इंक्रीज कराएं, जहां प्रेशर इंक्रीज कराते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास मैं यहां एक लिक्विड ले लेता हूं, यहां पे हमारी गैस के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे जैसे इसके ऊपर से आप प्रेशर लगाइएगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स और इसके अंदर जाएगा, और जितना ही आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो जितना इसके ऊपर गैस के पार्टिकल से टोटल हमारे लिक्विड के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सॉल्युबिलिटी भी मैं यही बताया था ना कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जितना ही प्रेशर दिए तो गैस की पार्टिकल्स उतना ही इस लिक्विड के फॉर्म में चली गई। अब चल जाएगी तो फिर ये वापस आएगी नहीं, क्योंकि ये जाकर घुल जाएगी, और घुलेगी तो क्या होगा? प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी खुद ही इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से मैं क्या देखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? सॉल्युबिलिटी का। यही जब प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का बीच एक रिलेशन देता है हेनरी।
हेनरी अपना एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। प्रेशर जो है, प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो इसके बीच जो रिलेशन जो दिए थे वो हेनरी दिया था। और हेनरी एक क्या था, साइंटिस्ट था। और हेनरी एक कहने का मतलब कि अपने ऊपर वो एक लॉ को क्रिएट किया था। वो अपने आप को डिफाइन मतलब अपने आप को वो एक्सप्लेन नहीं किया था, बट वो अपने लॉ को डिराइव करके बताया था कि हम कैसे कहूंगा कि हेनरी जो है क्या होता है, कैसे मैं उसको समझूंगा। तो इसके बाद देखिए यहां मैं नोट में डाल के आप नोट कीजिए, हेनरी गिव रिलेशन बिटवीन अब यहां देखिए हेनरी किसके किसके बीच रिलेशन दिया था। सबसे फर्स्ट यहां हमारा जैसे प्रेशर में बढ़ा रहा हूं तो सॉलिबिलिटी भी हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हेनरी क्या क्या रिलेशन दिया था किसके बीच, प्रेशर और सॉलिबिलिटी। हेनरी गिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड सरफेस। कौन दिया था, हेनरी। तो ये मैं नोट में डालकर नोट किया कि हेनरी एक अपना रिलेशन पहले कहा, देखिए स्टार्टिंग यहीं से होगा कि प्रेशर में बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ा, और सॉलिबिलिटी बढ़ा तो वहां से हेनरी भी देखा कि ओ प्रेशर में बढ़ा रहा तो सॉलिबिलिटी बढ़ रहा, तो मैं तुरंत एक रिलेशन क्रिएट कर दूं। तो वो क्रिएट करने वाले कौन थे, तो हेनरी थे। और हेनरी ही बताए थे कि प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ता है। और मैं इससे आगे बता रहा हूं कि हेनरी लॉ क्या होता है, पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। देखते हैं आगे हेनरी लॉ। यहां से मैं देखा कि हेनरी अपना एक रिलेशन दिया था सॉलिबिलिटी और प्रेशर के बीच। अब हेनरी लॉ क्या होता है, इसी से हेनरी से ही हेनरी लॉ आता है। और हेनरी को डिफाइन नहीं कर सकते, बट हेनरी एक लॉ है हेनरीज लॉ। ये क्या होता है हेनरीज लॉ, देखिए सबसे फर्स्ट थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं कि जहां किसी कंटेनर के ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और जहां आप टेम्परेचर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वहां आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये आप दिमाग में रखिए कि दोनों एक टाइम वर्क नहीं कर सकता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कराएं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, हेनरी लॉ का क्या बताया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of any gas in liquid is directly proportional to the pressure of any gas over the liquid surface, ये हमारा फर्स्ट हेनरी लॉ यही इसका डिफाइन अपने से करके दिया कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी गैस की जो सॉलिबिलिटी होगी लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी गैस जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर है उसका प्रेशर पे। तो कहने का मतलब इसको आप अदर वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड, या आप और देकर लिख सकते हैं द पार्शियल प्रेशर
the partial pressure of any gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of any gas over liquid surface। दो टाइप से इसको आप लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का लिक्विड सरफेस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो लिक्विड सरफेस पे जो गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के। अब बात है कि मोल फ्रैक्शन से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है, तो मैं ऊपर में दिया कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस, नीचे में मैं मोल फ्रैक्शन लिखा, मैं यहाँ सॉलिबिलिटी लिख दिया। तो सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कहूंगा मैं क्लियर भी कर देता हूं अभी। तो यहां से मैं क्या देखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, सॉलिबिलिटी का। अब बात है यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस सॉलिबिलिटी इस कंटेनर के अंदर जो हमारा लिक्विड जो भरा हुआ है और इसके ऊपर से जो गैस के जो पार्टिकल्स है इसमें जब डिसॉल्व करेंगे तो इसमें जैसे ही मैं डिसॉल्व कर रहा हूं तो इसमें किसका कंसंट्रेशन होगा, तो इसमें कंसंट्रेशन जो होगा वो किसका होगा। तो मान लीजिए इसमें लिक्विड के जो पार्टिकल डाले हैं वो कंसंट्रेशन, देखिए इसमें तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो मैं तो इसमें अप्लाई किस पे कर रहा हूं, प्रेशर। और जैसे ही मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इसमें हमारा ये बताइए कि जो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाएगा तो ये तो किसी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। और वो कंसंट्रेशन टर्म कौन हो सकता है, सपोज करिए कि यहाँ तो मोलारिटी भी हो सकता है, मोलालिटी भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस केस में हम मोलारिटी और मोलालिटी ये मैं क्यों नहीं लेता हूं, क्यों केवल मोल फ्रैक्शन ही मैं लूंगा। इसलिए कि मोल फ्रैक्शन कहता क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। तो कहने का मतलब कि आप गैस के पार्टिकल्स को डिसॉल्व जब कर रहे हैं लिक्विड में तो ये हमारा मिक्स होकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। तो सॉल्यूशन जब तैयार करेगा तो किसके फॉर्म में होगा, उसकी कंसंट्रेशन टर्म क्या होगी, मोल फ्रैक्शन। मतलब कि मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आज जब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि जो ये गैस के जो पार्टिकल्स है जब लिक्विड में जब हम डाल रहे हैं तो ये एक सॉल्यूशन का तैयार कर रहा है, और सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो मोल फ्रैक्शन के ही केस में होता है, लेकिन मोलालिटी के केस में नहीं होता है। मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है और मोलालिटी में तो वॉल्यूम आ जाता है। और ये भी मैं बताया था कि जहां टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वही वॉल्यूम होता है, जहां टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है वहां वॉल्यूम नहीं होता है। तो इससे हम लोग क्या देखें कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब यहां बात है कि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, जो सॉलिबिलिटी हो रहा मतलब जो सोल्यूबल कर रही है मतलब कि मोल फ्रैक्शन है ना। तो P जो है वो हमारा KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब बात है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो KH आता है, क्या आता है, KH आता है। तो यहां पे देखिए जो KH आ रहा है इस KH को हम लोग क्या कहते हैं, इसी KH को हम लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए इसमें हेनरी कांस्टेंट, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ हेनरी कांस्टेंट बताता हूं क्या होता है। यहां में लिखा क्या, हेनरी कांस्टेंट। अब देखते हैं यहां हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, इसी पर नोट कर लीजिए। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो K आता है, और यहां सिंपल हम H का लगा दिया क्योंकि मैं पढ़ किसके रहा हूं, हेनरी लॉ। अब बात है कि KH जो है ये हेनरी कांस्टेंट क्या मेरा ये चेंज होता है, हाँ यस होता है ये।
देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए कि KH जो है KH है उसको क्रॉस पॉइंट डाल के लिखिए KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। KH क्या होगा? डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब कि अगर आप लिक्विड को अलग रखिएगा डिफरेंट टेम्परेचर पे तो हमारा KH का वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब कि KH का वैल्यू हमेशा हमारा चेंज होते रहेगा। और ये चेंज कब होगा? तो अगर आप लिक्विड को अलग अलग कीजिएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ जो मान लिया वाटर लिया, आप हो सकता है कि आप यहाँ इथेनॉल ले लीजिए, हो सकता है कि इथेनॉल की जगह पे आप कोई स्पिरिट दूसरा कुछ ले लीजिए। तो आप जैसे जैसे आप लिक्विड को अलग अलग लीजिएगा उसको अलग अलग, सबका अलग अलग टेम्परेचर होगा। प्रत्येक लिक्विड का टेम्परेचर अलग अलग होता है। एक लिक्विड, प्रत्येक जो लिक्विड है सेम टेम्परेचर कभी नहीं होता है, क्योंकि वो लिक्विड ही हमारा अलग है। तो उसके लिए कितना मुझे बॉइलिंग पॉइंट चाहिए बॉयल होने के लिए, कितना उसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितने पर वो मेल्ट करेगा, वो सारा हमारा किस पे डिपेंड करता है? उस लिक्विड के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए हर एक लिक्विड के लिए हमारा अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और जब अलग अलग टेम्परेचर होगा तो उसकी हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। और हेनरी कांस्टेंट के डिफरेंट होने का वजह लिक्विड चेंज कर रहे हैं। तो यहां मैं क्या निकाला कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये हमारा मोस्ट VBI आपका ये रिलेशन है हेनरी लॉ का, मोस्ट VBI है हेनरी लॉ का ये रिलेशन। और ये काफी आपके एग्जाम से मोस्ट VBI है। आप सॉल्यूशन में इसको पढ़ना ना भूलिएगा हेनरी लॉ को, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा इंक्लूडेशन जो होगा इसके अंदर से भी रहता है। हो सकता है कि आपका प्रेशर से और टेम्परेचर से कुछ रिलेटेड बात कर दे, फिर हो सकता है कि आपका मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर दे। तो ये बाकी बहुत कुछ ऐसे टॉपिक जो है इसमें अभी मैं डिस्कस नहीं किया हूं, वो आपके अदर लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। बट इसमें मैं केवल एक पॉइंट को मैं अभी डिस्कस किया था। मैं भी बोला था कि फेज केवल दो ही पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट, और सेकंड जो मुझे पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मुझे वो सेकंड में अभी नहीं पढ़ाया आपको। फर्स्ट में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड आपको मैं अदर लेक्चर में बताऊंगा। तब तक से आप इसको काफी अच्छे से देखिए, और आप इसको देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।